दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम फर्स्ट 90 डेज इन अ न्यू कंपनी में सीरीज बना रहे हैं, जिसमें कि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक छोटी छोटी लर्निंग्स पहुंचाने का मेरा एक मकसद है। ये बेसिकली कॉरपोरेट के लिए ही नहीं, और भी जगह है। किसी भी जगह कोई अगर काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टीचर हो, या कहीं भी किसी भी लॉ फर्म में काम कर रहे हो, कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब उन्होंने नई ज्वाइन करी है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं या उसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए 4 स्टील पिलर्स हैं जिस पर किसी भी नए एम्प्लॉय को काम करना चाहिए। वो 4 स्टील पिलर्स कौन कौन से हैं, आप सबसे पहले उनका नाम समझिए। पहला है बिजनेस ओरिएंटेशन। व्यक्ति को अपने, देखिए मैं पहले चार के चार नाम बता देता हूँ आपको। पहला है बिजनेस ओरिएंटेशन, दूसरा है स्टेक होल्डर्स कनेक्शन, तीसरा है कल्चरल एडेप्टेशन, और चौथा एक्सपेक्टेशन सेटिंग। यानी कि एक्सपेक्टेशन जो अलाइनमेंट विद द सीनियर्स। तो ये चारों चीजों को एक एक करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी नए एम्प्लॉय को बिजनेस अलाइनमेंट को अगर ध्यान में रखना है या बिजनेस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखना है, तो ओरिएंटेशन मतलब एक इंडक्शन, आप ऐसे समझिए, शुरुआत में जो हर एम्प्लॉय का होता है। बिजनेस ओरिएंटेशन में उसको ये समझना पड़ेगा, या एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में किसी नए कंपनी में उसको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे कंपनी के बारे में सारी जानकारी हासिल करना है। जिस ब्रांड में मैं काम कर रहा हूँ उस ब्रांड के बारे में मुझे विशेष जानकारी होनी चाहिए। उसके प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्पस, हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। विजन, मिशन, इवन वैल्यूज ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो दैट कि जब कभी भी मैं अपने स्टेक होल्डर्स के सामने जाऊं, अपने कस्टमर्स के सामने जाऊं, तो मैं अपनी कंपनी को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। पॉइंट नंबर 1, यू आर नॉट द फ्रंट लाइन सेल्स, यू आर एट अ लीडरशिप पोजिशन, बट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द इंटरनल कस्टमर्स एज वेल। तो कस्टमर्स भी दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया आपको। एक एक्सटर्नल कस्टमर जिनके पास में फ्रंटलाइन सेल्स के बंदे जाएगा, एक इंटरनल कस्टमर यानी कि हम अगर लीडर हैं तो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी दे आर द इंटरनल कस्टमर्स। इन फ्रंट ऑफ देम ऐसा ना हो कि उनको ये एहसास हो जाए कभी, अरे मेरे बॉस को तो कुछ आता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर से आपकी अडेप्टेबिलिटी खतरे में आती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि बिजनेस ओरिएंटेशन में आपको बहुत महारत हासिल करनी पड़ेगी। पहला स्टील पिलर है बिजनेस ओरिएंटेशन। दूसरा स्टील पिलर है स्टेक होल्डर्स कनेक्शन। स्टेक होल्डर्स में आपके स्टेक होल्डर्स इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स ही हैं, जो जिनका की स्टेक लगा हुआ है आपके बिजनेस में। तो आपको ये ध्यान देना है, और अपने रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं सबके साथ। बट साथ के साथ आपको दो चीजें विशेष ध्यान रखनी है, इनफैक्ट तीन चीजें विशेष ध्यान रखनी है। पहली तो वर्टिकल रिलेशनशिप के साथ साथ आप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी मेंटेन करें। वर्टिकल रिलेशनशिप आपका आपके बॉस के साथ, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपके सुपर बॉस के साथ, उसके ऊपर भी ये आपका वर्टिकल रिलेशनशिप में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये ना भूल जाएं कि आपको एक वर्टिकल रिलेशनशिप भी बनानी है अपने साथ, अपने कलीग के साथ, अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ, अपने अदर चैनल मेंबर्स के साथ, जो आपके साथ आपके ऑफिस में काम करते हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना होता नहीं है डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक सही रिलेशनशिप बनाना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये भी साथ में ध्यान रखना है, जैसा कि अगर किसी व्यक्ति के घर में आधी रात में अगर आग लगी है, तो वो किसी से उस समय बातचीत नहीं करेगा या रिश्ता बनाने नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, इफ यू आर इन ट्रॉमा, इफ यू आर इन प्रॉब्लम, रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ दैट कि देयर आर मेनी पीपल हु अवॉइड दैट प्रॉब्लम एंड स्टार्ट मेकिंग रिलेशन। नो, रिलेशन वहीं तक ही जहां तक कि आपके जॉब में, आपकी प्रोफाइल में वो चीज दिक्कत ना करने लगे। अगर कोई चीज दिक्कत कर रही है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू टेक द स्ट्रिंजेंट एक्शन। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी होता है। एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट है क्या? देखिए, आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या जहां पर भी हैं, आपसे कुछ उम्मीद रखी जाती है, इसीलिए तो आपका हायरिंग वहां पर है। तो जो उम्मीद रखी जाती है, उस उम्मीद पे आप कितने खरे उतरते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपसे उम्मीद क्या की जाती है, एक्सपेक्टेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे उम्मीद की जा रही हो कि आप चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, वो तो असंभव है। यानी कि ऐसा एक्सपेक्टेशन भी ना हो जिसको आप पूरा ना कर सकें।
तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग को अपने सुपरवाइजर के साथ बहुत प्रॉपर वे में आप अलाइन कर लें कि ये है, ये है, ये है, इसे हम इस तरीके से अचीव करेंगे। डिस्पाइट ऑफ इट ऑल्सो हैविंग अ डिस्कशन अबाउट योर रिवॉर्ड्स, कि आप अपने रिवॉर्ड्स के बारे में भी चर्चा करें कि भाई ये करेंगे तो क्या क्या उसका फायदा होगा, आपको भी क्या फायदा होने वाला है। सैलरी इज वन थिंग, बट व्हाट अबाउट द अनदर थिंग्स, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट थिंग एज वेल, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज भी है अब सबॉर्डिनेट और सुपरवाइजर को लेकर के। तो देखिए, रिक्रूटमेंट को हमेशा एक रोमांस की तरह माना जाता है। रिक्रूटमेंट इज रोमांस, बट एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट लाइक ए मैरिज। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक हिसाब से आपका मैरिज की तरह है। ये एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है कह सकते हैं। बट रिक्रूटमेंट इज लाइक अ रोमांस। तो जिस समय रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें तो बड़ा अट्रैक्टिव है मामला, सारी चीजें हैं, बट जब एम्प्लॉयमेंट हो गया उसके बाद में चीजें अलग लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन आपको इसमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर if you want to work with the organization in that position in which you have been hired for a long duration with the growth and development, then you have to think about it, right? अब बात आ जाती है चौथी चीज की, और ये चौथा जो पिलर है आपका ऑर्गेनाइजेशन में न्यू हायरिंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, आपके जो चौथा स्टील पिलर है जो आपको हेल्प करता है, वो है कल्चरल एडेप्टेशन। कल्चरल एडेप्टेशन में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली होती हैं। कल्चर, वैसे तो कहा जाता है कल्चर नेचर एंड सिग्नेचर किसी भी व्यक्ति का मिलता नहीं, लेकिन फिर भी कल्चरल एडेप्टेशन यानी कि आपने वो कल्चर को अडेप्ट किया है कि नहीं, जो कि अभी तक आप किसी और कल्चर में थे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और कल्चर था, बट अब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें कुछ और कल्चर है, तो आपने उसको अडेप्ट कर लिया है कि नहीं करा। अब सबसे पहले तो जब कभी भी कोई व्यक्ति नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है उसे यही नहीं पता होता कि वहाँ का कल्चर कैसा है। अब कल्चर को समझने के लिए आपको एक कल्चरल एक पिरामिड समझना पड़ेगा। और ये पिरामिड क्या है, ये बहुत कम चीजें बाहर दिखती हैं कल्चर में, उसमें उससे आपको समझना पड़ता है। आप जब कभी भी किसी नई जगह पे जाएं, किसी नए आप सोसाइटी में जाते हैं, या किसी नई फैमिली में चले गए, कहीं शादी होकर के नई बहू आई है, तो उसके लिए भी एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट होता है। उसकी परिवार में अलग तरीके से बिहेव होता था, चीजें यहाँ पर अलग तरीके से बिहेव हो रही हैं। तो इसको समझने के लिए भी ये कल्चरल पिरामिड का जो फॉर्मूला है ये काम आता है। तो इस कल्चरल पिरामिड में सबसे पहले सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस आते हैं, जो बहुत ही हिडन होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हिडन तो नहीं कहेंगे, दिखते हैं, सिंबल्स हैं। बात करने का तरीका इसमें आ जाता है, वर्ड्स का सिलेक्शन आ जाता है, लोग कैसे बात कर रहे हैं, इज्जत से बात करते हैं कि बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, ये भी कल्चरल में आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल्चर को समझना हो तो आप वहाँ के एम्प्लॉइज से बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है। और कुछ ऐसे नॉर्म्स एंड पैटर्न या बिहेवियर हो सकते हैं जो कि कुछ तो हिडन होते हैं और कुछ सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो विजिबल कल्चर कल्चर है, कल्चरल सिंबल्स हैं, चाहे वो किसी भी पैटर्न्स के फॉर्म में आ रहा हो, कुछ नॉर्म्स के फॉर्म में आ रहा हो कि भैया आपको यू हैव टू फॉलो दिस नॉर्म्स, आपको तो सुबह इतने बजे यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है, ये नॉर्म्स हो गया। इससे पहले वाले कल्चर में आप दूसरे तरीके से रह रहे थे, और कहीं एब्यूसिव लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही है, गलत खराब लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये भी एक कल्चर को शो करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल होने के बाद सुनवाई भी नहीं हो रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। बट कहीं ना कहीं आपको उसमें विसल ब्लोवर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से नहीं चाहता कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में गलत तरीके से बात हो, लेकिन फिर भी हो रही है, या गलत तरीके का वर्ड का सिलेक्शन है, या गलत तरीके का काम करने का तरीका है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कल्चरल, ये कल्चर को शो करता है उस ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके के कल्चर में आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, या आप उसको कितना सही कर सकते हैं, या आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले वाली कंपनी का कल्चर बड़ा खराब था, अभी जिस कंपनी में आप आए हैं उसमें कल्चर बहुत अच्छा है, उसमें वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा है लोगों, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हिडन ही है, वो पूरी हिडन होती है कल्चरल पिरामिड में, और वो है फंडामेंटल एजम्पशन एंड वैल्यूज।
इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाते हैं तो उसके वैल्यूज के बारे में पता लगाने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पंच लाइन होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक पंच लाइन है। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का एक तरीका है जो कि ये बताता है, जो बताता है उसके चीजों को लेकर के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी का भी कल्चरल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कल्चरल शिफ्ट की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसका विजन मिशन वैल्यूज जैसे कंपनी का होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसको हम, कोई नया एम्प्लॉय किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको ना एक चेकलिस्ट अगर मिल जाए जिससे कि वो इन स्टील पिलर से पे काम कर सके, चाहे वो बिजनेस ओरिएंटेशन हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स कनेक्शन हो, चाहे वो कल्चरल एडेप्टेशन हो, इन चारों में उसको अगर चेकलिस्ट वो बना ले कि मुझे इन सब पे काम करना है तो वो सक्सीड हो जाएगा। साथ के साथ अगर कल्चरल एडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल एडेप्टेशन का एक चेकलिस्ट में आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति कल्चरल नॉर्म्स को अडॉप्ट करने वाली बात है उस पर काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले देखें कि इन्फ्लुएंस वो कैसे प्रभावित करता है लोगों को, ठीक है। मीटिंग्स कैसे करता है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, विवाद कैसे हैं, उनका हैंडलिंग कैसे है, रिकॉग्निशन मिलता है नहीं मिलता, कैसे क्या करते हैं। तो ये सारी चीजों का एक चेकलिस्ट बना ले जिसके ऊपर वो व्यक्ति काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट 90 डेज में मेहनत जरूर लगने वाली है, लेकिन यही उनको बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति बना देगा और एक सफलता के साथ उनको ग्रोथ प्रमोशन भी मिलेगा और साथ के साथ उनकी अडेप्टेबिलिटी उनकी टीम में भी और उनके सुपरवाइजर्स में भी उनके प्रति बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट और एक एडेप्टेशन का एक कह लीजिए कि एडेप्टेशन की भावना आ जाएगी। तो ये इन्हीं चीजों के साथ में आज हम यही विराम रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।